बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और उनके हवाले से भी आज प्रोग्राम में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में आज शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास हुआ, जिसमें दो आलमी ताकतों चीन और रूस के वज़ीर आज़म समेत 7 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और बाकी ममालिक के भी आला सतह के वफूद इसमें मौजूद थे। SCO के मुश्तरका एलामी में ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा गया कि आलमी इत्तेहाद बराए मुनसिफाना अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए UN जनरल असम्बली से करारदाद मंजूरी की तजवीज़ को फरोग देंगे। SCO ममालिक ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर दिया और इसके साथ ही साथ रुकन ममालिक के दरमियान सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और सिर्फ यही नहीं, अमन का मतलब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान को बड़ी खास नजर से भी देखा जाता रहा है और ज़राए के मुताबिक दोहराने के मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, जो कि नाइब वज़ीर आज़म भी है, उनसे भारतीय वज़ीर ख़ारजा की एक मुलाकात भी हुई। ताहम भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान को बड़ी खास नजर से देखा जा रहा था और ज़राए के मुताबिक दोहराने के मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, जो कि नाइब वज़ीर आज़म है, उनकी जयशंकर से होने वाली गैर मामूली मुलाकात को भी बड़ी अहमियत मिल चुकी है। ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या पाक भारत ताल्लुकात में जो तनाव है जयशंकर के इस दौरे के बाद उसमें कमी आएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताहम SCO कैसी रही, इसके समरात क्या होंगे, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में बात होगी कि आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम और सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। रात के मौलाना ने बिलावल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर पीपल्स पार्टी और JUIF में इत्तफाक हो गया है, जबकि आज जाती अमरा में भी आईनी तरमीम पर बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ ने आज मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी को इशाये पर मदऊ कर रखा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इशाये में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट का कल इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत ने नंबर गेम में बरतरी हासिल कर ली है, मगर ये नंबर पूरा कैसे हुआ, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहरीक इंसाफ और BNP मैंगल का कहना है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस पर दबाव डाला जा रहा है, अरबों की ऑफर्स हो रही हैं। दूसरी जानिब बानी PTI भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ये भी आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी मुखालिफिन अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एनीवेज, इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब, इसा राना साहब, साबिक सफ़ीर नजमुल साकिब साहब और इसके अलावा हुसैन हक्कानी साहब, साबिक सफारतकार हैं, दानिश्वर हैं, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हुसैन हक्कानी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी। सर, आज की जो ये SCO का जो एलामिया रहा है, डेफिनेटली उसको बड़े ही एक अहम अंदाज में देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो होने वाली कुछ चंद अहम मुलाकातें थी, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और इसहाक डार साहब के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है, उसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। यूं कह लीजिए कि इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी। मुस्तकबिल करीब में मुस्बत असरात और बराह रास्त मुज़ाकरात होता देख रहे हैं आप? अभी तक तो दोनों हुकूमतों ने यही कहा है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत का कहना यह है कि जब तक पुराने इशूज़ जो टेररिज्म से मुताल्लिक़ हैं वो नहीं हल होते, तब तक मुज़ाकरात वो करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सिफारती ताल्लुकात और सिफारती जो इंटरेक्शन है वो जैसे जैसे होता जाता है, मसाइल हल होने का इम्कान पैदा होता रहता है। तो यही एक अच्छी पेशरफ्त है कि दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बात हुई है, राब्ता हुआ है, एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में ही सही। और इस लिहाज से इस बात का रद्द नहीं करना चाहिए कि दोनों अपने सफ़ीरों का तबादला करेंगे। पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क भी एक दूसरे से बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। आपको और कुछ नहीं तो पड़ोस का शोर ही सुनाई देता रहता है। सही। अच्छा, हुसैन हक्कानी साहब, SCO के मौके पर जारी करदा ऑफिशियल तस्वीर जो मंजर आम पर आई है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दाएं और बाएं जानिब दो ताकतवर मईशतों चीन और रूस के हाई ऑफिशियल्स का होना, बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका क्या इम्पैक्ट गया होगा? दुनिया इसे किस तरह से परसीव कर रही होगी? देखिए, इसमें बैनुल-अक़वामी तौर पर तो SCO के बारे में ये राय है कि ये रूस और चीन की कायम करदा तंजीम है। इसका ताल्लुक
यूरेशिया के मरकजी इलाकों के में चीन और रूस का असर बरकरार रखना है। इसमें ईरान, पाकिस्तान और भारत की शमूलियत की वजह से ज़रा ज़्यादा वुसअत आ जाती है। ये मगरबी ममालिक में एक चीनी इनिशिएटिव के तौर पे देखा जाएगा। चीन और रूस में इसको यूं देखा जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ पुराने वाले ताल्लुकात नहीं चाहता, बल्कि ज़्यादा बैलेंस ताल्लुकात चाहता है और चीन और रूस के साथ दोस्ती रखना चाहता है। बाकी कॉन्फ्रेंसें दुनिया में आजकल बहुत होती हैं और उनकी हर तस्वीर का तज्जिया करने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, चीनी सरकारी मीडिया पर हमने आज देखा जिस तरह ये खबर गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान और चीन से पैक का अपग्रेड वर्जन तश्कील देंगे, इससे पाकिस्तान के IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ ताल्लुकात पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा हकानी साहब? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि हकीकत यह है कि IMF और दीगर मालियाती इदारे यही चाहते थे कि पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्तों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन से भी अपने कर्जों को दोबारा से उनकी तंजीमें नौ कर सके। और इस लिहाज से अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत तय होती है तो IMF की तरफ से किसी किस्म का इतराज जरूरी नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमारा मीडिया या भारत का मीडिया हर चीज को एक दंगल समझता है, दुनिया इस तरह चलती नहीं है। अच्छा। दुनिया के लोगों में ज्यादा मैच्योरिटी होती है, वो इस बात को समझते हैं कि मुल्कों की माशी जरूरियात क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी जरूरियात क्या हैं, और हर चीज के ऊपर एकदम से गुलगपाड़ा जो है उसकी वजह से लोग मुतासिर नहीं होते। तो इसलिए चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात पर कोई फौरन बाकी ममालिक या IMF एकदम से किसी जलाल में आने वाले नहीं हैं। वो सब समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या जरूरियात हैं और उन जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा भी लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर एम्बेसडर एंड माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक जुमला जो उन्होंने अभी बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, बहुत सारी बड़े फोरम के तवज्जुह से भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और दीगर और मामला भी चलते रहते हैं, लेकिन हर एक तस्वीर पर तज्जिया देना ज़रूरी नहीं हो जाता। रज़मुल साकिब साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया, इन दोनों में कोई इतना हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरीके से मामलात को रिपोर्ट करता रहा है वो उसको माजी में भी हमने देखा है और अभी हम लोग मुस्तकबिल करीब में भी देख रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस तरीके से जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं, इसके बाद बीजेपी की अपनी कोई पॉलिसी में हल्की फुल्की भी जरा सी भी आपको रद्द बदल होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई जो पार्टी पॉलिसी होती है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट नजर आया हो? देखिए जरा बात ऐसी है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक मल्टीलैटरल फोरम में किसी का भी आना, ये यूँ समझिए कि जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में रूस भी होता है और चीन भी होता है और अमेरिका भी होता है और इजराइल भी होता है, इजराइल के साथ ईरान भी बैठा होता है। मल्टीलैटरल जो फोरम्स होते हैं उनकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। अब इसमें पाकिस्तान इंडिया की आपने बात की है, तो जयशंकर साहब का यहाँ आना ना तो ये दो तरफा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि विजिट था, ना ही उसका मतलब ये था कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कोई ट्रेड की बात होगी कि जी ट्रेड दोबारा शुरू करते हैं, हाई कमिश्नर्स वापस ले लेते हैं वगैरह वगैरह। जो बायलैटरल आपके ताल्लुकात होते हैं कॉन्फ्रेंस से पहले, उन पे किसी किस्म का कोई भी असर नहीं पड़ता इस मल्टीलैटरल फोरम में, खुसूसी तौर पे जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें। सही। अनलेस कि आपकी इस मल्टीलैटरल फोरम के मार्जिन्स पे, साइड लाइन्स पे कोई बायलैटरल मुलाकात हो, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट हमें न्यू दिल्ली से नहीं मिली थी और ना ही हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमने कोई बायलैटरल मसला जो है वो हल करना है। जहां तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का है, तो ये 1947 से अब तक अगर आप आ जाएं, तो 1965 और 1971 को छोड़ दें तो ये इस वक्त लोएस्ट एब है हमारे ताल्लुकात। यहाँ तक है कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अच्छा नजमुल साकिब, एक मामले की तरफ आपकी तवज्जो में लेकर जाना चाहती हूँ। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म
नवाज शरीफ साहब, उनकी भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से जो मुलाकात हुई, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, अभी तक जब से वो पाकिस्तान आए हैं उन्होंने किसी भी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से इस इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात और मुस्बत जुमलों का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? या मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो सकता है, या फिर 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब का इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं बर्फ पिघलाने का सबब बन सकता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के ज़ाती ताल्लुकात, नवाज शरीफ साहब का ज़ाती आइडिया और उनका मतमाई नज़र जो है वो हमने हमेशा से देखा है कि वो दोस्ती के ख़्वाहां हैं हिंदुस्तान के साथ। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और अगर आप एक्चुअली देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद इनकी हैसियत कुछ डिफरेंट हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब एक कोalition गवर्नमेंट के, नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम लीग नून, वो एक कोalition गवर्नमेंट के हैं, लिहाजा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो इंटरव्यूज, तो अगर आपको याद हो तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे और उन्होंने पिछले साल अटेंड की थी SCO की इसी तरह की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज इन्होंने दिए थे और इनकी बहुत ज्यादा मीडिया एंगेजमेंट्स थी। जी। वो किसी वजह से पाकिस्तान के हक में गई बात। जिस किसी भी यानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो बिलावल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक तो ये एंगल था कि जयशंकर की कोई मीडिया एंगेजमेंट यहाँ पे नहीं रखी गई। दूसरा आपको बताऊंगा, जो फैक्टर बिल्कुल इमीडिएट यानी साबित हुआ, वो ये था कि जहाज पे चढ़ने से पहले जयशंकर साहब को ये खबर मिलती है कि इंडिया ने उनके सिफारतकार बशमूल उनके वो जो हाई कमिश्नर है वहां पे, उनको उन्होंने कहा है जी कि आप अपने घर जाएं। अच्छा। और वो हरदीप सिंह निज्जर का केस जो है वो दोबारा से हुआ, 5 आइज दोबारा से आ गई, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर लेके, उनके सर पे 2 प्रेशर थे। एक तो ये था कि वो इन हालात में बायलैटरल ताल्लुकात के बिल्कुल जमी हुई बर्फ में आ रहे हैं और उनको नहीं पता था कि उनका इस्तेकबाल कैसे होगा। दूसरा प्रेशर ये था कि उनको अपनी, चूंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके दिमाग में वेस्टर्न जो ठीक है, मतलब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, बहुत बड़े बोझ थे कि जिसके साथ वो पाकिस्तान में मौजूद थे। इसीलिए वो कम बोले, ठीक है, इसीलिए वो कम बोले, ठीक है, इसीलिए कम बोले वो। अब कम गो बाला नशी इसार राना साहब, जो किया जयशंकर साहब ने वो ना सिर्फ उनके अपने हक में भी बहुत अच्छा रहा, या इसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हुआ, क्योंकि उनके मिजाज का, उनसे मुराद उनकी पार्टी के एक मिजाज रहा है कि जब तक वो पाकिस्तान मुखालिफ को गुफ्तगू ना कर ले, बीजेपी अपने वोटर को राम करने में नाकाम रहती है, उसको कायल करने में नाकाम रहती है। तो जो हुआ बेहतर हुआ, ठीक हुआ। नहीं, देखें, बड़ी ब्रेक थ्रू है कि आज इंडिया की दरख्वास्त पे शंकर साहब की मुलाकात हुई डार साहब से, और ये मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव वो है, और अल्लाह करे कि ये बात आगे बढ़े और पाकिस्तान भारत के दरमियान इतने रास्ते तो खुल जाए ना कि तिजारत छोटी मोटी शुरू हो जाए, आवाम का आना जाना, बाकी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये, लेकिन सवाल एक बीच में ये है कि जो अभी आपने कहा कि बरखा मिली मियाँ साहब से, मियाँ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ पंजाब की वज़ीर आला बैठी हैं जो 60% पाकिस्तान है, और वो भतीजी हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, और मियाँ साहब बड़े भाई हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। तो ये समझ लें कि वो हुक्मरान ख़ानदान के घर में बरखा बैठी हुई थी, और मैं उनका वो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने तो जो बड़े अच्छे जज्बात किए हैं और मोदी साहब के लिए, और उन्होंने कहा कि जल्द हम मिलेंगे भी, मिलना भी चाहिए। और लेकिन ये कि पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की, वो तो इस पे अड़ी हुई थी कि जी कश्मीर के जब तक आप वो वापस नहीं लेके आते तब तक बातचीत नहीं होगी। अब यहाँ पे आके एक बड़ा जज्बाती सा मामला है कि क्या हम ये तय कर लें कि कश्मीर का मामला माजी हो गया और आगे बढ़ना चाहिए, और जो इंडिया के अंदर जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, उसको भी छोड़ देना चाहिए, बुचर ऑफ गुजरात वाली बात को भी भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे हमें अब ये क्लियर करना पड़ेगा
कि ठीक है, अगर मकबूजा कश्मीर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसे अपना एक यूनियन का हिस्सा बना लिया, तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं और फिर करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, फिर जिस तरह बरखा दत्त आई नवाज साहब की खुसूसी सिफारिश पे, तो कहीं ना कहीं को बात तो चल रही है। अच्छा। और मेरी इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चीज़ों का थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ा है। अच्छा, आपने और थोड़ा बहुत आने वाले आपने कहा ना दिनों में कि हो मामला सकता है कि आगे आप बढ़ा इसमें है और breakthrough आने वाले दिनों में ब्रेक थ्रू भी देखें। मैं आने वाले साल का जिक्र करना चाहूंगी बुखारी साहब। साल 2025 में फरवरी मार्च के दरमियान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल है। आपको लगता है जैसे आज जयशंकर साहब आए, हंसी खुशी वापस चले गए, कोई तंज कुछ नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं जो दोनों ममालिक के लिए नामुनासिब होता, मुस्तकबिल करीब में आने वाले साल में आपको लगता है कि अगर इंडियन टीम भी पाकिस्तान आती है, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करती है, तो ये इसकी पहली सीढ़ी होगी, बारिश का पहला कतरा होगा, बर्फ पिघलेगी? हाँ जी, बिल्कुल। एक बात तो ये कि क्रिकेट को हमेशा पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप में और उससे वाबस्ता डिप्लोमेसी में एक बड़ा अहम दर्जा हासिल रहा है हमेशा से। आपको याद होगा, नजमुल साकिब साहब को भी याद होगा, रिसार भाई को भी याद होगा बड़े अच्छे तरीके से, कि जब दोनों मुल्क की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी की वर्ड कॉइन हुआ था। जनरल ज़िया-उल हक इंडिया गए थे और फिर वापस आए, तो जो ही उनका टेक ऑफ हुआ तो जो आर्मीज़ थी वो अपनी अपनी पोजीशन से वापस चलेगी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ आगरा समिट में गए और उस वक्त भी क्रिकेट मैच भी उसमें दरमियान में आया। तो ये क्रिकेट एक वो चीज़ है जिसका जुनून दोनों तरफ है। दुनिया भर में जब भी कहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो जो क्राउड और जो टिकट्स का रेट होता है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है। तो ये एक वो चीज़ है जिससे आप दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का जो इंजमाद हो चुका है वो आइस ब्रेकर का काम कर सकती है ये चीज़। और ये जो पहली मुलाकात हुई है उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया हॉकिश मीडिया है। आज उन्होंने बड़े वो नारे मारे, कुछ हमारे पाकिस्तानी चैनल्स ने भी कोशिश की कि सिचुएशन को बिगाड़ें, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इंतहाई शानदार डिप्लोमेटिक स्पीच थी जयशंकर साहब की, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं किया कि जिस पे हमें क्रिटिसिज्म का मौका मिले। लेकिन बहरहाल उसको जैसे भी ट्रांसलेट किया जाए, मेरे ख्याल में वो एक बेहतर तकरीर थी। और जो आज इसार भाई ने जो फरमाया कि इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के डिनर में दोनों के सीटिंग अरेंजमेंट साथ साथ किया गया, उसके दौरान भी जो गुफ्तगू हुई है उसमें यही डिसाइड हुआ कि जी पहले तो हम चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट का इशू रिजॉल्व करेंगे। अच्छा। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिकेट एक वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अपने बाहमी ताल्लुकात को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस पे हमारी नेगोशिएशंस दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान आप अनकरीब शुरू होते हुए देखेंगे। जिस खबर का इशारा आप दे रहे हैं हम इसे मुस्तकबिल में मुकम्मल होता हुआ देखें। नजमुल साकिब साहब, मुझे ये फरमाइएगा, आज के इस एससीओ में इन 2 रोज के दौरान मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से ईरान जिन ख्वाहिशात को लेकर पाकिस्तान आया था, आपको लगता है ईरान की ख्वाहिशात किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से, किसी भी जुमले के थ्रू कहीं ना कहीं हद तक पूरी हुई या बिल्कुल भी नहीं हो सकी? देखिए, इसमें ये फोरम वो नहीं है कि जिसमें तवक्को की जाती कि कोई स्टैंड पॉइंट लिया जाए ना, इजराइल के हक में या ईरान के हक में। इसका चार्टर अगर आप पढ़ते हैं एससीओ का, तो उसमें कॉम्बैटिंग टेररिज्म, फिर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और फिर उसके बाद माशियात आपकी आती है। और इस तरह की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, उस पे बायलैटरल चीज़ें, मसलन ईरान और इजराइल का मसला जो है वो इसमें इस तरह से आता है कि ग्लोबली इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस पे वो कंसर्न जाहिर करते हैं। और अगर आप ये यानी पढ़ें जो आज का मुश्तरका एलामिया हुआ है, तो हमेशा की तरह यूएन की एक ख़ास वो ज़बान है जो इस्तेमाल की जाती है। उसमें कुछ चीज़ों पे कंसर्न जाहिर किया जाता है, कुछ मुल्कों को या कुछ खित्तों को अर्ज किया जाता है कि आप ये करें। कुछ जगहों पे सीरियस कंसर्न जाहिर करके तो विश की जाती है कि जी अल्लाह करे ये हालात ठीक हो जाए और इन लोगों को ये चाहिए। देखिए, जहाँ तक एससीओ का ताल्लुक है ना, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वजाहत तलब है, वो ये है कि ये वाला जो इजलास था, इससे पहले सरबराहाने मुमलकत जो कि हेड्स ऑफ स्टेट का था, वो पिछले यानी 2 महीने पहले कजाकिस्तान में हुआ, जिसमें कि सुदूर मिलते हैं।
अच्छा, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्शन सेट करते हैं, वो प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये है वज़राए आज़म का, और इसको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल जो है ना, इनकी नंबर 2 पे आती है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जी, जी। इन पे बात होती है, और जो 1 साल में हो चुका होता है, उसके बारे में कंसर्न ज़ाहिर किए जाते हैं। साथ ही ये है कि बजट जो है ना, वो पूरे साल के लिए ये अप्रूव करते तय हैं, और किए वो जो जाते हैं। डायरेक्शंस और जो प्रायोरिटीज सरबराहाने मुमलकत यानी सदूर जो हैं वो सेट करते हैं, उस पे अमल होता है। चलें हम अगर आप इसको पाकिस्तान के एंगल से देखें ना, इस वक्त की आखिरी बात, अगर आप इसको पाकिस्तान के एंगल से देखें, तो एक तो वो जो आइसोलेशन वाला मैं सुबह से सुन रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान को किसने कहा है कि यानी आइसोलेट हो गया? मोदी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने आके कहा था अपनी सेकंड टर्म के शुरू में कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा। वो एक सियासी बयान। आपने इससे पहले जो अफगानिस्तान पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कराई थी, वो नहीं किसी को याद? और मुझे ये होता यानी वो है कि हमारी कम टीमी जो है, उसमें हम ये समझ रहे हैं, देखिए ये कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें पाकिस्तान आइसोलेट, ये हम खुद कह रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ना आइसोलेट हुआ था, ना, हाँ, कोशिशें जारी हैं। इससे ये हुआ, ये साबित हुआ कि आपका ये जो मुल्क है पाकिस्तान, हमारा और आपका प्यारा मुल्क जो है, वो अपने महदूद वसाइल के होते हुए, अपने इतने इकोनॉमिक क्रंच के बावजूद, और इस सूरत हाल में कि उसको दहशतगर्दी का सामना उसमें है, शंघाई ताउन इस तरह तंजीम का की 23वां बड़ी इजलास और कॉन्फ्रेंस उसकी करवा मेजबानी करना यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए भी मुबारकबाद बहुत आपको। मुबारकबाद बनती है। बहुत शुक्रिया आपका नजमुल साकिब साहब, साबिक सफीर और माहिर महमूद प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। कुछ देर में आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मुल्क के सियासी मंजरनामे को डिस्कस करेंगे, और मुल्क के सियासी मंजरनामे में जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो है 26वीं आईनी तरमीम की, जिसके लिए अब पीपल्स पार्टी और JUIFA एक पेज पर आ गए हैं। और आज जाती उम्रा में एक अहम इशाइया दिया गया है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शरीक होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस इशाइये की जीनत बनेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या ये तय था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये ना सिर्फ हुकूमत वक्त की सियासी बका का मामला है, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुस्तकबिल पर भी अहम सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 17 अक्टूबर यानी कि कल सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, और इस सिलसिले में सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान को, उनकी तादाद को मुकम्मल करने के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी हैं। तो क्या इसका मतलब आज ही अगर एक ऐलान हो जाता है तो कल के रोज मामला ज़ेरे बहस नहीं होगा, सीधा वोटिंग होगी और आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया जाएगा? प्रोग्राम के हिस्से में हमें तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीकी साहब, आप से आगाज करती हूँ। इसका मतलब हुकूमत जो है वो अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है, और आज का जो होने वाला इशाइया है इसके बाद एक अहम ऐलान हो जाएगा, और कल ये जो तरमीम होने जा रही है वो भी अपने जोर शोर के साथ मुकम्मल हो जाएगी, पास हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई। अच्छा। बिलावल जो है वो जीनत बनेंगे। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। उसमें जो मामलात आपके सामने आ रहे हैं, इस आईनी तरमीम की जीनत ही बिलावल भुट्टो जरदारी से है सिद्दीकी साहब। अच्छा, बहरहाल ये जिस तरह तरमीम लेके आ रहे हैं ना, ये बहुत गलत तरीका है। वैसे अभी तक इनके पास वोट पूरे नहीं हुए, और देखिए सेनेटर डॉक्टर जरका का बयान सुन के तो मतलब इंसान क्या करे, किस मुल्क में रह रहे, दुनिया में रह रहे हैं। आप आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने लोगों को अगवा किया हुआ है। इनके कानून लाने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। इस तरह तो कानून नहीं बनता है। आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है, आप जिस तरह नंबर्स पूरे कर रहे हैं तो धौंस और धांधली चल रही है। दूसरी तरफ जो आपके ओपोनेंट है, अपोजिशन है, इमरान खान साहब है, वो तो आपने समझे कि किसी का हाथ पैर बांध के तो सारी पार्टीज मिलके एक बंदे से मुकाबला करना चाह रही हैं। ये तो ओपन डिबेट्स होनी चाहिए। आपने इमरान खान साहब के मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई है ताकि आप पीटीआई को प्रेशराइज कर सके। पीटीआई के एमएनएस को, सेनेटर्स को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको पैसों की ऑफर कर रहे हैं। ये दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह आईनी तरामीम लाई जाए। आईनी तरामीम तो बड़ी अफाम और तफहीम के साथ लाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है
वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के वो किस तरह उस वक्त की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाए और उन्होंने आइन बनाया। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी, इसका रवैया देख के हैरानी होती है, जिसमें रजा रब्बानी जैसे लोग मौजूद है, कमर जमान कायरा जैसे लोग मौजूद है, फारूक नाइक जैसे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, लेकिन ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो ये आईनी तरामीम जो है जोर जबरदस्ती का सारा मामला लग रहा है और ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में इन्होंने जो आइन शिकनी की हुई है उसकी सजा इनको ना मिल सके। तो ये चाहते हैं कि अच्छा, जज भी एक कुछ आइन शिकनियां तो हो चुकी हैं, कुछ आइन शिकनियां होने जा रही हैं मुस्तकबिल में। ये सारा ना सब फ्लोर क्रॉसिंग से की जाने वाली आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत क्या होगी, फर्ज करें हो गई। सबसे पहले तो देखें कैसी दिलचस्प बात है कि एक ऐसी कौम जो भूखी नंगी है, जिनके 60% घर जो है ना ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं अशाइये कर रहे हैं, उसके बाद वो कॉफ़ी पीने जाएंगे एक के घर, फिर उसके बाद टूटी फलूटी खाने जाएंगे किसी और जगह पे और कह मारेंगे कि हमने बहुत बड़ा एक किला फतह कर लिया। ये वही पुराने सारे घाघ हैं जो पहले भी इसी तरह बैठ के से बखरे। फजलुर रहमान साहब को सिर्फ मता है उसमें से लूट मार का नहीं मिला था तो वो अलग हो गए थे, उन्हें वापस ऑफर हो गई, वो आ गए। तो ऐसे लोग जो कि अवामी मैंडेट ही नहीं लिए हुए, अगर वो पार्लियामेंट में बैठ के और अपनी मर्जी की आइन साजी करते हैं, कानून साजी करते हैं, तो इससे बड़ा रियासत के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है मेजॉरिटी वाली, उसको आप जिंदा में बंद कर दें जैसे अनारकली को किया था उनको नीला गुंबद बना दें आप और कहें कि जी बस आइन की वो है। तो ये याद रखिएगा, बिलावल भुट्टो ज़रूर नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के और बीबी शहीद के बेटे हैं, लेकिन आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो जन्नत के अंदर खुश नहीं होंगे। उन्होंने जिस सिविल सुप्रीमेसी के लिए जंग लड़ी और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मारे गए, आज उनको वो जन्नत में एक अल्लाह उनको खुश रखे तकलीफ में होंगे कि उनकी औलाद भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो को कोई नहीं मार सकता सिवाय जरदारी साहब के और इसारा साहब, मैं कहती हूँ पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद मसद एहतराम के बानी पाकिस्तान की रूह भी कांप उठी होगी जब उन्हें खुद पता चला होगा और किसी ने बताया होगा कि बिलावल कह रहे हैं कि आप चाहते थे कि वफाकी आईनी अदालत बने। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी है। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुझे अगर आप रोकेंगे नहीं तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, आप करें बात। जी, अर्ज ये है कि मेरे दोनों बड़े भाई हैं, सिद्दीकी साहब भी और इसार भाई भी, इनके लिए शेर है वो, हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। भाईजान नोहागरी ऐसी शानदार मेरे दोनों भाई करते हैं। अच्छा, नसीम भाई फरमा रहे हैं जी वो मुसव्वदा अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़िका तौर पे आइन करवाया, वो बिलावल भुट्टो हर जगह जगह हाई कोर्ट जा रहा है, मुसव्वदा एक्स पे शेयर कर लिया, 4 जमातों ने मुसव्वदे दिए जो इकट्ठे हो गए। ज़रियाब आप भी कल जो है वो आइन जो है वो तरमीम जो है वो टेबल करवा के वोटिंग करवाने पे चली गई हैं। अभी तो ये तय होना बाकी है। मैं नहीं गई, ये हुकूमत तैयारी कर रही है। आप मीडिया में चलने वाली खबरें देखिए कि कल कहा गया है कि आप अपने जो मेंबरान हैं उनको मुकम्मल कीजिए। हमें कुछ फैक्ट्स पे जाना है। इसका मतलब जो जिसके ऊपर तकिया किए हुए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन चैनल्स के ऊपर वो फिर गलत खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फैक्ट्स पे जाइए। 4 मुसव्वदे आपको आए हैं, आपको अभी और मजीद पार्टीज ने मुसव्वदा देना है। एक कमेटी बनी है जिसने रिव्यू करना है, उसकी ज़ेली कमेटी का उस तरीके से आए हैं कि सहाफ़ी हजरात ज़राए से पकड़ रहे हैं या अपने जोर पे पकड़ रहे हैं। ये पार्टियां टेबल करने को उस वक्त भी तैयार नहीं है। ना जो जिन पार्टीज ने सबमिट असल मुसव्वदा तो किसी के पास है ही नहीं, वो तो कहीं और है, वो तो ऐन मौके पे इन्हें पकड़ाया जाएगा कि ये देखें ना। फिर मैंने आपसे कहा था बात तो अपने तौर पे लिए आपके जितने एतराज़ात हैं ज़रियाब, आप मेरा स्टेटमेंट मुकम्मल होने दीजिए फिर कर लीजिए। तो 4 पार्टी मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा मैडम जी टाइम खत्म हो गया इसलिए 4 पार्टी ने मुसव्वदे दिए, उन्होंने एक्नॉलेज किया जी हमने दे दिए हैं, अभी मजीद आने हैं। ज़ेली कमेटी बनी है जिन्होंने मुसव्वदों को रिव्यू करना है, फिर ड्राफ्ट करना है,
उसको उसकी आज इजलास जो है पीटीआई की रिक्वेस्ट पे कल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। सो ये जो कहना कि कल ही हो जाएगा तो ये तो एक पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और जब तक कंसेंसस नहीं होता तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ लेकिन बिलावल ये कह चुकी है कि बुखारी साहब कि कंसेंसस हो या ना हो, मौलाना माने या ना माने, वो तो मौलाना मान गए हैं, हम तब भी कर लेंगे। जिसके पास नंबर गेम पूरी है, अगर वो ले आता है कोई अमेंडमेंट तो फिर ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। नंबर गेम कैसे पूरी हो? नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है तो लेट देम शो। इस तरीके से जैसे डॉक्टर जरका साहिबा का भी एक वीडियो बयान जारी हुआ। अब जरका साहबा ने वीडियो बयान जारी किया, क्या किसी सहाफी ने पूछा कि कोई एविडेंस भी दे दीजिए? हमारे मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? मीडिया क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है? क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी क्या है? नंबर 1 कि आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं या आप कोई क्लेम करते हैं, आपको उसकी एविडेंस देनी है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं तो फिर आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया का काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि डॉक्टर जरका से पूछते, अब उन्होंने वीडियो बयान जो हम नशर कर रहे हैं, बताइए जनाब कोई एविडेंस कहाँ पे रखा गया है, कौन अशखास हैं, क्या आपके पास सबूत है कि उन्हें अगवा किया गया? कोई वीडियो एक सेकंड से भी नहीं मिला ना, जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर से उठा लिया गया नकाबपोशों ने। उनके बारे में तो सबूत था ना यार, उनके बारे में तो सबूत था। लेकिन हमारी आंखों में से किसी ने नहीं देखा। सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं। ये अब देखिए जी सिद्दीकी भाई, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं, आप फरमा लीजिए, फिर मैं अर्ज कर दूंगा जी। जिस तरह अपना बुखारी साहब ने शेर अर्ज किया था, मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती, लेकिन इसार राना ने कहा ना कि भुट्टो जिंदा है और भुट्टो ही भुट्टो। वो वही बात है कि मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, ते पुट्टो ना मारे या बिलावल भुट्टो ने मारे थे पुट्टो नहीं मरदा। बात जो ये अपना सबूत वाली कर रहे हैं कि बुखारी साहब की फैमिली ने बड़ा टफ टाइम गुजारा हुआ है ज़ियाउल हक दौर में। इस तरह की बातें जब आपको एजेंसियां उठा के ले जाती हैं, एक माँ कह रही है कि मेरा बेटा अगवा हो गया तो हम सहाफी, हम व्हाट्सएप सहाफी बन गए ना, हमें तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होना चाहिए और हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो बात मैं भी यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ये हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करें। मसलन अगर कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो हमें कम से कम जब तक एविडेंस नहीं मिलती तो उसे झूठा तो कहना चाहिए ना सिद्दीकी साहब। हम ये तो कहेंगे कि हमें इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। अच्छा चलें, आपको डॉक्टर जरका के बेटे का तो कहा ना कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इंतजार में तो सबके हवाले से क्या कहेंगे कहना चाह रहा हूं मैं इस पे जी साराना साहब। जी मैं ये कह रहा था, देखें बुखारी साहब ने जो कहा, आज इन्होंने एक शेर सुनाया तो मैंने कहा मैं भी एक शेर इनकी खिदमत में पेश करूं। ये जो कह रहे हैं ना कि उसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो एक शेर है कि दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और भाई जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। एक औरत अपने मुंह से कह रही है तो हम मुझे कह रहे हैं नहीं, ये तो बिल्कुल वही वाला वाक्य हो गया है जो अभी रिसेंटली चल रहा है ना, रिसेंटली वो सारी नेक नियत होते हैं। और मैं एक और जुमला सुन लें, एक सेकंड भाईजान इजाजत दीजिए। ये जब से अली अमीन गंडापुर अगवा हुए हैं ना, और उसके बाद जिस तरह वो केपी असेंबली में पहुंचे हैं, उसके बाद खुदारा बस कर देना चाहिए हम स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया को। नहीं मैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि बस कर देना चाहिए, बल्कि उस अगवा के बाद जिस तरह वजीर दाखिला उनके एक इस साइड पे बैठे हैं और गवर्नर इस साइड पे बैठे ना सर झुका के, उससे भी हमें कुछ सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। हम खाली इन बातों पे ना रहे कि जी वो कहां 24 घंटे रहे, इससे भी सीखना चाहिए कि गवर्नर एक तरफ सर झुका के बैठा हुआ था, वजीर दाखिला एक तरफ सर झुका के बैठा हुआ था। और बुखारी साहब, मैं एक साफी के तौर पर आपको बताऊं, ये जो 63A इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके गले पड़ जाएगी, क्योंकि मेरी इतलात है मुस्लिम लीग नून के कई अरकान असेंबली हैं जो इसके खिलाफ वोट देंगे, जो इनका असल प्रॉब्लम चल रहा है, जो इनके लिए असल ये जो इकट्ठे होते हैं रातों को सारे इकट्ठे होके, वो हसीना मान जाएगी तो वो कहते हैं मौलाना मान जाएंगे, ये सारा किस लिए इकट्ठे हो रहेंगे? नहीं, ये इनके गले में पड़ने वाला है। ये तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद होने जा रही है। अगर ये फेल हो गई तरमीम पार्लियामेंट के अंदर तो ये हुकूमत चली जाएगी। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है।
हुकूमत को जाना चाहिए अगर वो अपनी तरमीम पास नहीं करवा सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल ऐसे ही होना अच्छा चाहिए। बुखारी साहब एक बात बताइए, आपने कहा ना कि बुखारी जी, आईनी इनका खौफ आईनी है। बेंच का तो होम्योपैथिक सा एक रद्द अमल होगा ना, उसके होने ना होने से हुकूमत को कोई फायदा भी नहीं है। इसका मतलब जब वाकई उसके होने ना होने से हुकूमत को कोई फायदा नहीं है तो जो मौलाना भी मान गए, फिर इसका मतलब अब आईनी बेंच नहीं आईनी अदालत ही बनने जा रही है। बुखारी साहब देखिए, मैं तो स्टॉन्च सपोर्टर हूं और मैं आज का नहीं हूं। मैं आपको अपनी 2009-10 के राइट अप्स दिखा सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में। इसलिए मेरे से पूछेंगी तो मैं आज भी उसका स्टॉन्च सपोर्टर हूं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, होना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना लेकिन- चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से मौलाना मान गए हैं तो उसका मतलब आईनी बेंच नहीं, अब आईनी अदालत ही बेंच तश्कील तो पाएगी। हल ही नहीं है ना, बेंच ठीक। तो हल ही नहीं है, कोर्ट की तरफ ही जाएंगे। ये मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी मैंने बातें कही जो साबित ठीक भी है, हो मेरे गई। पास लास्ट मिनट में बस हाँ और नहीं में जवाब दे दीजिएगा। सिद्दीकी साहब आप भी आईनी अदालत या आईनी बेंच? आईनी बेंच। आईनी बेंच। इसार राना साहब आपकी खबर क्या है, आईनी अदालत या आईनी बेंच? मैंने कहा आहनी बेंच। आईनी बेंच। अच्छा इसार राना साहब ये लकड़ी का एक फट्टा बनाएंगे और पूछ के उस पर लिख देंगे कि जिस पे क्या लिखना है। ये बेंच है। ये जैसे मैं अपनी बेगम से कहता हूँ ना कि आप बना, उसने कहा क्या बनाऊं, मैंने कहा चावल बना लो, फिर कहेंगे ये बिरयानी है या पुलाव है, तय कर लेंगे। ये ठीक। बेंच बनाएंगे, ये तय है। मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे, ये ठीक। तय है और ये आपको अगले 24 घंटों में नजर आए। चले इसार राना साहब और सिद्दीकी साहब मुझे कह रहे हैं कि आहनी या आईनी बेंच बनने जा रहा है। बुखारी साहब की खबर ये है कि बेंच से हुकूमत का कोई फायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये मामला तभी हल होगा जब वो आईनी अदालत बनेगी और खैर वो खुद किसके भी बड़े सपोर्टर हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।